उसने सोचा कि एक आम से ऑपरेटर को ऑफिस में रिवॉल्वर की क्या ज़रूरत है, यकीनन दाल में कुछ काला है। सोफिया बदस्तूर काम में मशगूल थी। सफदर ने सर उठाकर कैप्टन शील की तरफ देखा, जो उसकी तरफ देख रहा था। उसने कैप्टन शील को एक महसूस इशारा किया और कैप्टन शील इशारा समझकर एक तरफ बढ़ गया। सफदर भी मशीन से उठकर उधर ही बढ़ गया। कैप्टन, मुझे सोफिया पर शक है, उसके ब्लाउज में रिवॉल्वर मौजूद है। सफदर ने सरगोशी में कैप्टन शील से कहा। मेरा ख्याल में उसकी फ़ौरन तलाशी ले ली जाए तो अच्छा है, शकील ने जवाब दिया। और इधर जैसे ही उठकर शकील की तरफ बढ़ा, सोफिया को शक गुजरा और फिर जब उसने किनखियों से उसे कैप्टन शकील से सरगोशी करते देखा तो वो खटक गई। उसने तेज़ी से ब्लाउज में हाथ डाला और दूसरे लम्हे ब्लाउज से रिवॉल्वर निकाल कर उसमें हाथ में आ गया। उसने सफदर वाली दराज खोलकर रिवॉल्वर उसमें डाल दिया और दराज बंद कर दी। उसके सारे काम में से ज़्यादा चंद सेकंड्स लगे थे और वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। जैसे उसने सर उठाकर भी ना देखा हो, सफदर और कैप्टन शकील सोफिया की तरफ बढ़े। मैडम, आप बराह करम अपने ब्लाउज से रिवॉल्वर निकाल कर मेरे हवाले कर दीजिए, कैप्टन शकील ने करीब आकर सोफिया से तहकुमाना लहजे में कहा। क्या मतलब? सोफिया ने सर उठाकर हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। कैप्टन शकील वहाँ चूंकि बतौर इंचार्ज के काम कर रहा था, इसलिए वहाँ उसके पास इस किस्म के एहतियात मौजूद थे कि वो किसी भी लम्हे किसी को भी चेक कर सकता था। कैप्टन शकील ने जूलिया को इशारा किया और वो उठकर करीब आ गई। कैप्टन शकील के हुक्म पर उसने सोफिया की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई चीज़ ना निकली। सफदर अपने इस इक़दाम पर शर्मिंदा हो गया। कैप्टन शकील ने सोफिया से माफ़ी मांगी। वैसे उसके चेहरे पर उलझने थी, वो सिचुएशन को समझ नहीं पाया। काम होता रहा। सफदर भी सोच में गुम था। वो हैरान इसलिए था कि सोफिया के पास रिवॉल्वर नहीं निकला, हालांकि उसने उसकी मौजूदगी साफ तौर पर महसूस की थी और इसका अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। वो सोच रहा था कि इतनी भारी भरकम रिवॉल्वर कहाँ गुम हो गया। थोड़ी देर पहले घंटे की रेस्ट हो गई। सब उठकर कॉमन रूम में चाय वगैरह पीने के लिए चले गए। सोफिया अभी तक काम में मसरूफ़ थी। सफदर भी उठ गया। सोफिया काम में इसी तरह हमनक थी। आधे घंटे तक सोफिया सारे हाल में अकेली बैठी काम करती रही। सफदर का यकीन कुछ और पुख्ता होता जा रहा था, इसलिए वो एक खिड़की से चिमटा हुआ सोफिया की नकलो हरकत की निगरानी कर रहा था। आधे घंटे बाद सोफिया कुर्सी से उठी। उसने एक तोबा शिकन अंगड़ाई ली और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठती हुई हाल से बाहर निकल गई। सफदर मायूस हो गया। उसके अंदाज से अंदाज़ा हो रहा था। सोफिया हाल से निकलकर कॉमन रूम में आ बैठी। उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था। रेस्ट के बाद जब सारे लोग हाल में दाखिल हुए, सोफिया भी अपनी मशीन के सामने आ बैठी। इतने में सोफिया को रिकॉर्ड रूम से बुलाया गया। सोफिया उठकर रिकॉर्ड रूम में चली गई। रिकॉर्ड रूम इस तमाम लेबॉरेटरी का सबसे अहम और खुफिया शोबा था। यहाँ इन तमाम फार्मूलों की कापियाँ मौजूद थी जो मुकम्मल हो चुके थे, जिन पर वर्क हो रहा था। इस शोबे में सिर्फ बाएतमाद और पुराने वर्कर जा सकते थे। हत्ता कि जूलिया, सफदर और कैप्टन शकील को भी इस शोबे में जाने की इजाज़त नहीं थी। वैसे भी इस शोबे की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा एक और बात भी खातर में रखी गई कि किसी भी वर्कर को मुस्तकिल तौर पर इस शोबे में तैनात नहीं किया जाता। बाएतमाद वर्कर में से किसी को किसी भी वक्त बगैर इत्तला के इस शोबे में बुला लिया जाता था। इसलिए उस अफसर ने सोफिया को उस शोबे में कॉल कर लिया था। सोफिया के उठ जाने के बाद सफदर भी मशीन से उठ गया। हाल में कोई शख्स मुश्तबा नज़र नहीं आ रहा था। वैसे रुबैका के गुम होने की उन्हें बेहद तशवीश थी। वो तीनों सोच रहे थे कि रुबैका आखिर कहाँ जा सकती। फैक्ट्री के मुहाफिजीन भी उसकी तलाश में मसरूफ़ थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। इमरान और ब्लैक ज़ीरो ऑफिसरों से जान छुड़ा कर वापस अपनी कार की तरफ बढ़े। अभी तक इमरान के हाथ में कैमरा लटक रहा था। ब्लैक ज़ीरो ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला और फिर वो एक धचके से रुक गया। क्या हुआ? पंछी उड़ गया इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि कार हाली थी और वो बेहोश सापोश गायब था। चल उड़ जा रे पंछी, क्या अब ये देश हो गया बेगाना? इमरान ने कान पर हाथ रखते हुए कहना शुरू कर दिया। क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो इमरान की इस बेवकत की रागनी को कोई मायने ना समझ सका। मतलब का तो मुझे भी नहीं पता, बस अचानक जहन में खुजली सी होने लगी। वैसे भी पंछी का काम उड़ना ही है, अगर उड़ गया तो इसमें हैरत कैसी? इमरान ने संजीदगी से जवाब दिया। ब्लैक ज़ीरो से कुछ जवाब न बन सका। वो खामोशी से खड़ा हो गया। चलो अब बैठो तो सही, या यहीं खड़े रहकर 40 दिन तक सोग मनाने का इरादा है? इमरान की बात में कदरे सख्ती थी। ब्लैक ज़ीरो ने बैठने में ही बेहतरी जानी। इमरान ने लापरवाही से कैमरा पिछली सीट पर डाल दिया और वो दोनों आगे बढ़ गए। कार में खामोशी तारी थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में मगन थे। अब ट्रैफिक शुरू हो गई। एक चौक पर क्रॉसिंग की सुरह बत्ती पर इमरान की कार रुक गई। तुम रो बत्ती होती हो। इमरान ने गाड़ी गियर में डाल दी, लेकिन उससे पहले कि सबज बत्ती जलती, इमरान की कार का पिछला दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत नौजवान लड़की हाथ में सुरह रंग का कैमरा लिए बड़े इत्मीनान से पिछली सीट पर बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। इमरान और ब्लैक ज़ीरो ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मुड़कर देखा और फिर दोनों इस लड़की को देखकर हैरत ज़दा रह गए। आपको क्या तकलीफ़ है मोहतरमा? इमरान की आवाज़ से हैरत नुमाया थी, लेकिन फिर लड़की से आवाज़ सुनने की बजाय उसे कार चलाने की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि सबज बत्ती ऑन हो चुकी थी और पिछली कारों ने लगातार हारन देने शुरू कर दिए। इमरान ने कार चला दी। जब वो क्रॉसिंग पार कर रहे थे कि सबज रंग की बत्ती डाज दी गई।
उस लड़की ने पिछली सीट पर पड़ा हुआ कैमरा उठाकर उसकी पिछली सीट पर फेंक दिया। सबजदाज आगे निकलती चली गई। को सबज बत्ती का ख्याल था, लिहाजा उसने कोई फिक्र नोट ना किया, लेकिन ब्लैक जीरो ने लड़की की ये हरकत नोट कर ली और दूसरे लम्हे उसके जहन में छन्नाका हुआ, ये बात है, उसने सोचा और अब सारा मामला उसकी समझ में आ गया। सबज दाज का ताकुब करें इमरान साहब, कैमरा उसमें है। ब्लैक जीरो ने बड़े इमरान का शाना झंझोड़ते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे उस लड़की की सख्त आवाज़ सुनाई दी, कार बाएं साइड पर लगा दो मिस्टर। और उसके साथ ही इमरान और ब्लैक जीरो की कनपटियों से रिवाल्वर की नालियां लग गई। लड़की दोनों हाथों में रिवाल्वर थे। इमरान ने एक तवील सांस लेकर कार का रुख बाएं साइड की तरफ किया। वैसे सबजदाज के बाद उसके जहन में महफूज हो चुकी थी। अब कार एक और सड़क पर दौड़ रही थी। वैसे तशवीश हो गई थी। एक लड़की ने दोनों एक्सटुओं को आगे लगा रखा था। ब्लैक जीरो इमरान की वजह से खामोश था। नकाब तो वो कार में बैठे वक्त ही उतार चुका था। कहाँ चलना है बासाची? इमरान ने मुतमईन अंदाज में सवाल किया और लड़की इस तरह चौंकी जैसे उसके सर पर बम फटा हो। इमरान बैक मिरर में उसकी यह हालत देखकर मुस्कुरा दिया। अगली क्रॉसिंग पर कार रोक लो। लड़की ने जो बासाची के लफ्ज़ पर चौंकी थी अपनी शनाख्त पर, अपनी इस हालत पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें ट्रैफिक कांस्टेबल के पास जाकर रुककर क्रॉसिंग पर सुरख बत्ती का इंतज़ार कराना होगा। शराब बासाची ने बिगड़ते हुए कहा। इतनी देर में वो लोग क्रॉसिंग के पास पहुंच गए और वहां पर मौजूद बत्ती सुर्ख हो चुकी थी। इमरान ने कार रोक दी। अचानक बासाशी ने हाथ को झटका दिया और दूसरे लम्हे इमरान के सर पर कयामत टूट पड़ी। रिवाल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर पड़ा था। उस लम्हे उसकी आंखों के सामने मुख्तलिफ रंगों के तारे नाचने लगे और फिर उसने स्टीयरिंग से हाथ उठाकर सर पकड़कर ब्लैक जीरो इमरान की इस अचानक हालत से चौंका। फिर उससे पहले कि वो सिचुएशन समझता, बासाशी ने फुर्ती से दरवाज़ा खोला और फिर साथ ही फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों में मिल गई। सब कुछ एक सेकंड में हो गया। दूसरे लम्हे ब्लैक जीरो ने इमरान की परवाह ना करते हुए दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दी और फिर वो भी भीड़ में शामिल हो गया। इतने में सुरख की बजाय सबज बत्ती हो चुकी थी और इमरान की पीछे रुकी हुई ट्रैफिक के मुसलसल हारन वालों ने इमरान के डूबते हुए जहन को सहारा दिया और उसने सर झटक दिया। अब वो कदरे होश में था। उसने सर को एक और झटका दिया और फिर दूसरे लम्हे थोड़ा सा दबाव हटाकर एक्सीलेटर पर पैर का पूरा दबाव डाल दिया। कार जन की सी आवाज़ निकालती हुई क्रॉसिंग पार कर गई। कुछ दूर जाकर इमरान को कार पार करने की जगह नजर आई और उसने कार वहाँ की आन की और वैसे उसे कदरे इत्मीनान था कि ब्लैक जीरो ज़रूर बासाशी को ढूंढ निकालेगा। चंद लम्हे तक वहाँ कार रोके अपने हवास मुश्तबा करता रहा जहाँ चोट लगी थी। वहाँ सर पर एक बड़ा सा घूमर उभर आया था। फिर इमरान ने कार दोबारा स्टार्ट की और अब कार का रुख दानिश मंजिल की तरफ था। वो सोच रहा था कि बासाशी वाकई दलेर, ज़हीन और नडर औरत है। किस खूबसूरत और सादगी से उसने इमरान को कार से कैमरा पार किया और फिर खुद भी उतर कर चली गई और अपनी निशानी एक अदद घूमर भी दे गई। चंद मिनट बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गया। उसने जाते ही नुमानी को कनेक्ट किया और उसे सबज दाज के नंबर और मॉडल का पता बताकर तलाश करने का हुक्म दिया और खुद एक आराम था कुर्सी पर लेट गया। तवील सांस लेने के बाद वो आराम कर रहा था। सबज रंग की डाज तेज़ रफ्तारी के रिकॉर्ड दौड़ती हुई मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई मॉडल कॉलोनी के एक वसीओ अरीज बंगले के अंदर दाखिल हो गई। कार के अंदर दाखिल होते ही फाटक खुद ब खुद बंद हो गया। शायद वो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत काम करता था। कार बंगले के पोर्च में जाकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लंबा तिरंगा नौजवान हाथ में वही कैमरा पकड़े बाहर निकला और फिर तेज़ से कदम उठाता हुआ एक कमरे में घुस गया। उसने पलटकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर सामने रखी हुई एक कदआदम अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसने इस अलमारी का पट खोला और अलमारी की दीवार को एक महसूस अंदाज में हरकत दी। अलमारी रील की तरह फर्श में बिछी हुई एक पटरी पर खिसकती हुई एक तरफ हो गई। अब अलमारी की पुष्ट पर एक दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। वो तेज़ी से इस दरवाजे में दाखिल हो गया। उसके अंदर दाखिल होते ही अलमारी दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गई। अब कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इस अलमारी की पुष्ट पर कोई दरवाज़ा हो सकता है। नौजवान दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो एक खासी तवील गैलरी में चलने लगा। फिर काफ़ी दूर जाकर बाएं तरफ मुड़ गया। अब उसके सामने एक दरवाज़ा था। उसने दरवाजे पर 3 बार महसूस अंदाज में दस्तक दी। कॉमिन एक घराती हुई आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ साफ किसी औरत की थी। नौजवान ने दरवाजे पर हल्के से दबाव डाला तो दरवाज़ा खुल गया। कमरा बिल्कुल तारीक था। नौजवान ने नप्पे तले कदम उठाते हुए और फिर मोदबाना अंदाज में सर झुकाकर खड़ा हो गया। अचानक एक हल्के से खटके की आवाज़ आई और फिर जिस जगह नौजवान खड़ा था वो जगह रोशन हो गई। ये रोशनी इस अंदाज से इस नौजवान पर पड़ रही थी कि सिर्फ नौजवान और उसके इर्द गिर्द का थोड़ा सा हिस्सा रोशन था। बाकी कमरे में बदस्तूर वैसे ही खामोशी थी। रोशनी बढ़ते ही नौजवान ने सर उठाया फिर मोदबाना अंदाज में बोला, मादाम बासाशी की हालत में एक हकीर गुलाम उनकी खिदमत में हाजिर है। ताकवंची मिशन का क्या बना? मादाम बासाशी की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। कामयाबी मादाम, ये कैमरा हाजिर है। ताकवंची ने कैमरा फर्श पर रखते हुए कहा। नंबर 4 का क्या बना? मादाम बासाशी ने पूछा। प्रोग्राम के मुताबिक सदर क्रॉसिंग पर नंबर 4 इमरान की कार से उतरकर भीड़ में मिल गई और फिर एक टैक्सी लेकर यूनिट नंबर 3 पर पहुंचने लगी। अपने ताकुब से होशियार रहेगी, वैसे भी नंबर 11 उसकी हिफाजत के लिए मामूर है। ताकवंची ने तफसील बतलाते हुए कहा। बासाशी ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा अब तो तुम जा सकते हो।
और ताकवंची ने मोदबाना अंदाज में सर को झुकाया और फिर वापस मुड़कर दरवाजे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा बंद हुआ और फिर एक और खटका हुआ और फिर पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। मादाम बासाशी कमरे के कोने में एक आरामदायक कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके साए फर्श पर वो कैमरा पड़ा हुआ था। तो वो धीरे से उठी और उसने फर्श से वो कैमरा उठाया और एक कुर्सी पर बैठकर बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कामिन, मादाम बासाशी ने तहकुमाना लहजे में कहा। दरवाज़ा खुला और बीटू अंदर दाखिल हुआ। यस मादाम, उसने मोदबाना तौर पर सर झुकाते हुए कहा। बीटू, ये कैमरा ले जाओ और उसके प्रिंट बनाकर ले आओ। प्रिंट एहतियात से बनाकर रखना, क्योंकि तुम जानते हो ये हमारे लिए कितनी अहम है। यस मादाम, वैसे मिशन की कामयाबी की मुबारक हो। बीटू का चेहरा खुशी और मुसरत से गुलनार हो रहा था। थैंक यू बीटू, मादाम ने मुख्तसर सा जवाब दिया और बीटू फिल्म वापस लेकर चला गया। उसके बाहर जाते ही मादाम ने मेज़ की दराज से ट्रांसमीटर निकाला और फिर एक महसूस अंदाज में कॉल करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो मादाम बासाशी स्पीकिंग ओवर। वो बार बार वही फिक्रा दोहरा रही थी। इज इट? और दूसरी तरफ से आवाज़ आई। यस मादाम बासाशी, दिस एंड ओवर रिपोर्ट। मादाम, आज से मेरी ड्यूटी खुफिया शिफ्ट में लग गई है। कल से मैं काम शुरू कर दूंगी और उम्मीद है कल इसी मिशन में कामयाब हो जाऊंगी। किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं मादाम, अभी तक हालात ठीक है। वैसे दूसरी पार्टी के अफराद मेरी नज़र में है। ये वो आदमी और एक औरत है। औरत गैर मुल्की है और औरत मर्द मुकामी है। मिशन के बाद बाहर निकलने का क्या प्रोग्राम है? मेरे ख्याल में मादाम बासाशी के बाद मैं जूलिया का रूप धार लूँ, इस तरह उसके निकलने में आसानी रहेगी। ख्याल तो ठीक है, मगर जूलिया को किस तरह ख़त्म करोगी? वही पुराना तरीक़ाकार वाला। ठीक है, मगर एहतियात करना, आप बेफिक्र रहें मादाम। ओके ओवर एंड ऑल। ये कहकर मादाम बासाशी ने ट्रांसमीटर बंद किया। इस वक्त कमरे के अंदर लगा हुआ बल्ब जलने बुझने लगा। मादाम बासाशी ने मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बल्ब जलना बुझना बंद हो गया। इसका मतलब था कि अब मादाम फारिग है। दरवाज़ा दोबारा खुला, इसलिए मुझे दरवाज़ा खुला और बीटू हवास बहता अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, आंखें हैरत और खौफ से फट रही थी। मादाम, उससे फिक्रा पूरा नहीं हो रहा था। क्या बात है बीटू? मादाम, कैमरा खाली है, इसने फिल्म मौजूद नहीं। बीटू ने आखिर कह ही दिया। क्या मतलब? मादाम, इतने जोर से धाड़ी के कमरा गूंज उठा। बीटू सर झुकाए रहा। मादाम की आंखें गुस्से से सुरख हो रही थी। उसने फुर्ती से मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। चंद लम्हे बाद ताकवंची कमरे में दाखिल हुआ। ताकवंची, कैमरे में फिल्म मौजूद नहीं? क्या? उसने यूं हकलाकर पूछा जैसे वो मादाम की बात का मतलब नहीं समझ सका। कैमरे से फिल्म पहले ही निकाल ली गई है। मादाम ने बड़े तलह लहजे में कहा। ये कैसे हो सकता है मादाम? नंबर 6 बाकायदा ताकुब में रहा है। नंबर 6 को बुलाओ, मादाम ने कहा और ताकवंची सर झुकाए बाहर निकल गया। वो कमरे में टहलने लगी। थोड़ी देर बाद ताकवंची के साथ वैग और मुकामी नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने झुककर मादाम को सलाम किया। मादाम चंद लम्हे बागौर नंबर 6 को देखती रही। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। नंबर 6 की टांगें खौफ से कांपने लगी। नंबर 6, तुम कब से इमरान के पीछे लगे हो? मादाम के लहजे में तेज़ी नुमाया थी। मादाम, मुझे होश आया तो रात गुजर चुकी थी और मैं इमरान की कार में था। होश में आने के बाद मैंने नंबर 2 से कनेक्ट किया। उन्होंने मुझे वहीं रुककर इमरान वगैरह के ताकुब का हुक्म दिया और इमरान और उसका साथी इस वक्त इमारत के अंदर थे। पुलिस ने इमारत को घेरे में ले रखा था और तमाम बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ मौजूद थे। फिर इमरान और उसका साथी इमारत से बाहर निकले। इमरान के हाथ में कैमरा मौजूद था। वो दोनों कार के पास आए और मुजिबों ने कैमरा कार की पिछली सीट पर डाल दिया और वो दोनों आगे बैठ रहे। मैंने पूछा तो एक बार फिर गिफ्ट किया तो उन्होंने मुझे जाने का हुक्म दिया और मैं हेडक्वार्टर वापस चला गया। क्या इमरान ने तुम्हारे सामने कैमरा खोला था? नहीं मादाम, बिल्कुल नहीं, नंबर 6 ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। तुम्हें यकीन है? बस मादाम, नंबर 6 ने कांपते हुए लहजे में कहा। तो फिर कैमरा खाली क्यों है? मादाम गुस्से में चीखी। खाली? नंबर 6 की आवाज़ हैरत से फट गई। हाँ, कैमरा खाली है। फिल्म पहले ही निकाल ली गई थी। मैं क्या कह सकता हूँ मादाम? मादाम ने कुछ सोचते हुए कहा। चंद लम्हे तक वो सोचती और टहलती रही, फिर बोली ताकवंची। यस मादाम। ताकवंची ने सर झुकाते हुए कहा। तुमने इमरान की कार के नंबर देखे थे? यस मादाम। 016 के NM। फिर मादाम, नंबर 7 उस कार को तलाश करने के लिए गया हुआ है। ताकुब का इंतजाम पहले ही क्यों नहीं किया गया? मादाम, इस तरह इमरान ताकुब से बाखबर होकर डाज दे जाता। अच्छा बेटू, तुम रुको, तुम दोनों जाओ। नंबर 4 या नंबर 11 या नंबर 7 किसी को भी रिपोर्ट आए तो फ़ौरन कनेक्ट करना, मादाम ने हुक्म देते हुए कहा। ओके मादाम। मिशन नाकाम हो गया बीटू, मादाम ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ मादाम, और सब कुछ इमरान की वजह से हो रहा है। मादाम बड़बड़ाई। मैंने दरखास्त की थी मादाम कि मुझे इमरान को कत्ल करने का हुक्म दिया जाए। तुम क्या कर सकते हो बीटू, जबकि खुद मादाम बासाशी अभी तक इमरान को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकी। आप हुक्म तो दें मादाम। बीटू से सारा जापानी डरता है। बीटू के लहजे में गराहट थी। लेकिन तुम इमरान को कहाँ ढूंढोगे? नंबर 7 से ज़रा होशियार रहो, वो ज़रूर इमरान को ढूंढ निकालेगा। अच्छा, अगर इमरान मिल जाए तो तुम्हें इजाज़त है कि इमरान को ख़त्म कर दो। अब मैं मज़ीद नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक यू मादाम, आपने मेरी दरखास्त देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी।
आप अनकरीब इमरान को मुर्दा देखेंगी। बीटू का चेहरा खुशी और मुसर्रत से सुरख हो रहा था। ओके, तुम जा सकते हो, मादाम ने लापरवाही से कहा और बीटू सर झुकाए वहाँ से बाहर चला गया। मादाम बीटू के जाने के बाद काफ़ी देर सर पकड़े सोचती रही। उसके बाद उसके मुंह पर गहरी सोच के आसार नुमाया थे। सोफिया का खुफिया शोबे में आज पहला दिन था। वो बड़ी तंधी और जान फिशानी से काम कर रही थी। उसकी पोस्ट रिकॉर्ड कीपर की थी। तमाम रिकॉर्ड सुरख रंग की सैकड़ों फाइलों पर मुश्तमिल था। अजीबो गरीब धात की बड़ी बड़ी अलमारियों में बड़े करसे से रखी हुई थी, करीने से रखी हुई थी। तमाम फाइलों के नंबर मौजूद थे। जिस फाइल की ज़रूरत शोबे में काम करने वाले साइंसदानों को पड़ती, शोबे का सरकार फ़ोन पर सोफिया से कह देता और वो मतलूबा फ़ाइल उठाकर मेज़ के पास चलने वाली ट्राली पर रख देती। ये ट्राली ऑटोमेटिक थी और बराबर चलती रहती थी। ये उसकी मेज़ से होती हुई सरकारी वार्ड में जाती और फिर आगे बढ़ जाती। फाइनल इस ट्राली पर चलती हुई सरबराह तक पहुंच जाती और वो इस पर दस्तखत करके आगे मतलूबा साइंसदान तक पहुंचा देता। सरबराह शफाफ शीशे के कैबिन में बैठा था। ये एक अधेड़ उम्र का सख्त गिर इंसान था। वो ज़रा सी लापरवाही भी या कोताही बर्दाश्त करने का आदी नहीं था। शुरू में सोफिया को फ़ाइल ढूंढने में चंद मिनट लग गए तो सरबराह ने बड़ी बुरी तरह उसे झाड़ दिया। मतलूबा फ़ाइल के अलावा सोफिया को हुक्म नहीं था कि वो किसी भी फ़ाइल को हाथ लगा सके और वो किसी भी फ़ाइल को हाथ लगाकर ना देख सकती थी। उसकी नज़र बार बार अलमारी में रखी हुई W वाली X फाइल वाली फ़ाइल पर जा पड़ती। फ़ाइल देखती हुई उसकी आंखों में चमक आ जाती, लेकिन वो उसे हाथ नहीं लगा सकती थी क्योंकि सरबराह सामने बैठा हुआ था और उसकी पुरस्कार निगाहों से बचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो सख्त उलझन का शिकार हो रही थी। जिस मकसद के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे और इतने आदमियों की जान ली थी, वो सामने मौजूद था, मगर वो मजबूर थी। उसे इल्म था कि अगर उसने ज़रा सी भी गलती की तो उसे फ़ौरन गोली मार दी जाएगी, इसलिए वो हर काम बड़ी एहतियात से कर रही थी। जिस मेज़ पर वो बैठी हुई थी उसके साइड में दराजें थी। उन दराजों में खाली फाइलें मौजूद थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आ गया। उसकी आंखें चमक रही थी। अब वो जहन में प्रोग्राम मुरतब कर चुकी थी। चंद लम्हे बाद उसके हाथ मौका लग गया। सरबराह से उससे एक खाली फाइल मंगवाई। उसने झुककर फुर्ती से दराज खोली और फिर उसने एक खाली फाइल की बजाय 2 खाली फाइलें उठाकर मेज़ पर रख लीं। एक फ़ाइल उसने ट्राली में डाली और फिर पेन उठाकर दूसरी खाली फाइलों की तरफ झुक गया। जैसे रजिस्टर में अंदराज कर रही हो, उसने तेज़ी से इस खाली फाइल पर हूबहू इसी तरह नंबर डाल दिए जैसे WX वाली फाइल पर मौजूद थी। ये सब कुछ करके उसने चोर नज़रों से सरबराह की तरफ देखा। सरबराह मेज़ पर झुका तेज़ी से कुछ लिख रहा था। उसने इतनी फुर्ती से WYX वाली फाइल उठाई, उसकी जगह खाली फाइल रख दी। अब असली फाइल की जगह खाली वाली फाइल रखी हुई थी। उसने आहिस्ता से फाइल खोली। फाइल में सिर्फ वो कागज़ थे जिन पर सिर्फ हिंसे मौजूद थे, अजीब पेचीदा और उलझे हुए हिंसे। उसने फुर्ती से हाथ में पहनी हुई मोटी सी अंगूठी पर हाथ फेरा और फिर अंगूठी में सुरख पत्थर रोशन हो गया। उसने अंगूठी को फाइल में मौजूद कागज़ पर लहराया और दूसरे कागज़ पलट दिया। दूसरे कागज़ पर उसने वही अमल किया और फिर अंगूठी पर दोबारा हाथ फेरा। पत्थर दोबारा असली हालत में आ गया। इतने में एक और फाइल की तलबी का हुक्म आ गया। उसने फुर्ती से मतलूबा फ़ाइल ट्राली में डाली और फिर सामने रखी हुई फ़ाइल बंद कर दी। अब मसला ये था कि वो अब फ़ाइल को दोबारा अपनी जगह रखने का। थोड़ी देर बाद उसे मौका मिल गया और असली फ़ाइल दोबारा अपनी जगह पर पहुंच गई। खाली फ़ाइल उसने दोबारा दराज में रख दी। उसने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। वो अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी। अभी वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी थी कि अचानक सरबराह ने उसे अपने कैबिन में तलब किया। सरबराह का लहजा इंतहाई सख्त था। वो खौफजदा हो गई कि कहीं सरबराह की नज़र तो इस पर नहीं पड़ी, लेकिन मरती क्या ना करती कि मजाक। वो उठी और तेज़ से कदम उठाती हुई सरबराह के कैबिन में पहुँच गई। बैठो, सरबराह ने इसे बगौर देखते हुए कहा। सोफिया बैठ गई। तुमने रिवाल्वर कहाँ से लिया था? अचानक सरबराह ने सवाल किया और वो चौंक गई, मगर दूसरे लम्हे वो संभल गई। कैसा रिवाल्वर? मैं समझी नहीं।